नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से हाजिर हैं इस उद्गम सीरीज में ही एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का। एंड दैट टॉपिक नेम इज नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। अब गाइस, ये जो मैंने नाम बोला है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, इसके आगे मैंने एक शब्द बोला इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल अगला ये है कि सर कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके कुछ फीचर्स है। दैट इज पहला फीचर कि सर वो चैप्टर पर्टिकुलरली ज्यादा वेटेज रखना चाहिए उस एग्जाम में। जी हाँ, ये जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है, ये वही चैप्टर है जो कहीं ना कहीं हम उसमें कंसीडर कर पाएंगे कि हाँ ये ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि CSIR नेट एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कहीं ना कहीं 8 से 12 नंबर का पूछा जाता है। मतलब 3 सवाल जनरली इससे पूछे जाते हैं। सवाल अगला यह है कि सर ठीक है, ये ज्यादा वेटेज रखता है। अब सवाल दूसरा आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर जितने भी इसके रिलेटेड सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं जो भी नेट एग्जाम में, क्या वो हम इजीली कर पाएंगे? तो मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि जी हाँ, बिल्कुल आप कर पाएंगे अगर आप आज वाले सेशन में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे स्टैटिस्टिकल को अपन ओवरऑल 2 वीडियोस में कवर अप करने वाले। आज उसका पहला वीडियो है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कहीं ना कहीं कुछ बेसिक सा डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलेंगे, फॉर्मूलेस देखेंगे, फिर सवाल करेंगे। तो सीक्वेंस ऐसा ही रहने वाला है। जो भी बातें हम बोलेंगे उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्चुअल बातें सीखेंगे उसके रिलेटेड, फिर फॉर्मूलेस बनाएंगे, फिर उन फॉर्मूलेस को इंप्लीमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर सवाल में। राइट गाइस, तो आइए बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं आज का सेशन, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। राइट, अब इस स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते क्या है, आइए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। राइट, तो कहीं ना कहीं अपन को एक स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि इसका वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिकल है ना, तो वहीं से अपन कह सकते हैं कि इसमें एक तो स्टैटिस्टिक्स है, तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से अपना कुछ लेना देना है। और वो 3 प्रकार की हैं, मैंने लिख दिया है। ये होती क्या है, इनसे सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले अगेन। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज व्हाट पार्टीशन फंक्शन और उसके फीचर्स। इसमें मैंने ये भी लिख दिया एंसेंबल हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर इससे गेट में सवाल पूछे गए, अभी तक नेट में सवाल नहीं पूछा गया। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने सेक्शन लिखा है, पहले मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ूंगा। पहला सेक्शन ये होता है स्टैटिस्टिकल में। दूसरा होता है जी पार्टीशन फंक्शन, उसके फीचर। ठीक है, उसी में अपन थोड़ा सा एंसेंबल हाइपोथेसिस देखेंगे। इसके बाद जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, दैट इज व्हाट, इस पार्टीशन फंक्शन को थर्मोडायनेमिक एंटिटी से रिलेट करना, और दूसरा इसी को मोशन से, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, रोटेशनल मोशन, जितनी भी मोशन होती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन फंक्शन को रिलेट करना, पहला। दूसरा, इस थर्मोडायनामिक एंटिटी, जिसका मतलब मैं कहता हूं इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, सीवीसीपी दोनों हो गया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जी हो गया ना, गिब्स एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हो गया, तो सारे के सारे जो भी अपने पास थर्मोडायनामिक एंटिटीज हैं उसका क्या रिलेशन है इस पार्टीशन फंक्शन से। तो हां ठीक है सर, आपने ओवरऑल स्टोरी में यह बात बताई कि पहला तो अपन को स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखना है। क्यों? हर एक बात पे सवाल है, इसलिए सवाल मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, अगेन पहली चीज तो अपन ये देखेंगे। दूसरा, इस पार्टीशन फंक्शन वाली स्टोरी को जानेंगे, क्या होता है डिस्कस करेंगे, उसके फीचर जानेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल है। राइट ना, अगेन आगे चलता हूं। फिर एंसेंबल हाइपोथेसिस देखेंगे थोड़ा बहुत। अगेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी है सर, पार्टीशन फंक्शन को जैसी मैंने जाना, तो अब दूसरी बात जो अपन को पढ़नी होगी, दैट इज व्हाट, रिलेशन विथ थर्मोडायनामिक एंटिटीज एंड देन रिलेशन विद डिफरेंट काइंड ऑफ अ मोशन। आपने सुना होगा, लेट सपोज अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन का पार्टीशन फंक्शन लिखता हूं, इसको कहते हैं अपन ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। आपने नाम सुना होगा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ऐसी अपन कहते हैं, अगर मैं वाइब्रेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखता हूं, इसको अपन कहते हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, है ना। इसको अपन कहते हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, इसको अपन कहते हैं वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, ये ओवरव्यू है जी अपन पढ़ने क्या वाले हैं इस पूरे सेशन में, है ना। इस पूरे सेशन में मतलब एक तो आज का लेक्चर होगा, एक लेक्चर और आएगा जिसमें अपन ये पूरी बातें कवर अप करेंगे। ठीक है, अगेन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन,
और लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो यहां पे मैंने जो भी बातें बोली हैं, आपको जो भी बातें बताई हैं, दैट इज नोन एज द सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, दैट्स इट। बस यही बिंदु पढ़ने हैं, यही पॉइंट्स अपन को पढ़ने हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स क्या है। दूसरा, पार्टीशन फंक्शन, उसके फीचर क्या है। तीसरा, उसका रिलेशन देखना है पार्टीशन फंक्शन का थर्मोडायनामिक एंटिटी से। देन रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन विद डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, दैट्स इट। तो यही अपन को पढ़ना है, और अगर यही पढ़ना है तो आइए अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर हेडिंग डालूंगा स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो अपन को यहां पे स्टैटिस्टिक्स से डील करना है, टू द पॉइंट बातें बोलेंगे जिससे अपना सवाल बन जाए, बस। ठीक है जी। इस सेशंस का मोटिव ही यही है कि बस बातें वही हमें पता लग जाए जिससे सवाल बन जाए जी। ठीक है जी। और डेफिनेटली वो सवाल या उस जैसे सवाल परीक्षा में पूछे जाए। ठीक है। तो आइए मैं शुरू करता हूं स्टैटिस्टिक्स। जो मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं, तो जो स्टैटिस्टिक्स है अपने पास, वो जनरली अपन यहां पे 3 प्रकार की स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। बट वो 3 प्रकार को अपन अल्टीमेटली अगर क्लासिफाई भी करना चाहें तो लेट सपोज यहां पे जनरली जो स्टैटिस्टिक्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं मॉलिक्यूल्स को करता हूं तो यहां पे 2 टर्म लिखे जाते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, और लिखा जाता है जी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। राइट गाइस। ये जो भी बातें मैं बोलूंगा, जब मैं आपको सवाल दिखाऊंगा तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। फिलहाल के लिए आप मेरे साथ इन सारी बातों को नोट करते चलिए। ठीक है जी। आइए, तो मैंने सबसे पहले बोला जो स्टैटिस्टिक्स है वो 2 कैटेगरीज के बेसिस पे लगती है, या तो मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल हो या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब सर सवाल में मेंशन होगा क्या डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल? जी हां, मेंशन होगा। ठीक है। अगेन सर लेट सपोज आपने कहा कि स्टैटिस्टिक्स 2 प्रकार से लगेंगे, डिस्टिंग्विशेबल हो या इनडिस्टिंग्विशेबल। ये बताओ, जब डिस्टिंग्विशेबल होगा तो कौन सी लगेगी? तो इसके लिए लगेगी एमबी स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या होती है? इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, राइट ना। अगेन जब मैं इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करता हूं तो इसमें अपने पास 2 प्रकार की स्टैटिस्टिक्स लगती हैं, जिसको अपन कहते हैं, एक तो फर्मी डायरेक्ट और एक होता है जी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो ये अपने पास 2 प्रकार की स्टैटिस्टिक्स जो इनडिस्टिंग्विशेबल्स के लिए लगती हैं, और एक प्रकार की स्टैटिस्टिक्स जो अपना कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विशेबल्स के लिए लगती है। सवाल अगला ये है कि क्या मेंशन होगा? जी डेफिनेटली मेंशन होगा, मैं सवाल भी दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगेन इसमें भी एक एक बातें जो आपको एडिशनल याद रखनी है वो क्या है। मान लो कि सर यहां पे आपने कह दिया इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो सर इनडिस्टिंग्विशेबल में तो 2 लग रहे हैं। अबे फर्मी डायरेक्ट भी लग रही है और बोस आइंस्टाइन, हमें कैसे पता चलेगा कि इनडिस्टिंग्विशेबल हो, इन दोनों में से कौन सा लगे? तो सवाल में और भी कुछ मेंशन होगा, दैट इज व्हाट। अगर एफडी लगेगी, इसको अपन कहेंगे एफडी स्टैटिस्टिक्स, इसको कहेंगे बी। अगर एफडी स्टैटिस्टिक्स लगेगी तो कहीं ना कहीं ये तब लगती है जब हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स हो, जब टोटल वेव फंक्शन कैसा हो जी, एंटीसिमेट्रिक। तब ये लगता है। हाफ इंटीग्रल मतलब 1/2, 3/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेयर एज अगर मुझे बोस आइंस्टाइन लगानी है तो इस केस में एक तो इंटीग्रल स्पिन वाले पे लगती है ये। अगेन इसमें टोटल वेव फंक्शन कैसे दिया होता है जी, सिमेट्रिक। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है गाइज, ये यहां पे जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये स्लाइड कहीं ना कहीं हमें सवाल में यह पता करने में मदद करेगी कि भैया फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन सी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगेगा, राइट ना। हां, अगेन लेट सपोज सर सवाल में डिस्टिंग्विशेबल दे रखा है, बी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगेगा, तो बताओ फॉर्मूले तो कौन से हैं, फॉर्मूले कौन कौन से हैं ये तो बताओ। तो अल्टीमेटली मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू एमबी स्टैटिस्टिक्स, फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा एफडी और बीई के, फिर सवाल करेंगे। डन। अच्छा, तो मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं, दैट इज
इससे अपन निकालते क्या है उसको पहले मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं। इन फॉर्मुलेज में अपन जो शब्द लिखेंगे उसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना गाइस प्लीज। तो इस पूरे स्टैटिस्टिक्स से अपन निकालते हैं W। अब ये W क्या है, तो W को सवाल में चाहे वो कह दे नंबर ऑफ वेज, चाहे वो सवाल में कह दे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, चाहे वो सवाल में कह दे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, चाहे वो सवाल में कह दे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, इन सारे शब्दों में से अगर उसने कोई भी एक शब्द यूज किया विच मीन्स तुझे W निकालना है, दैट्स इट, राइट ना। बहुत बढ़िया, आजा अगेन दूसरा, ये पहला हो गया। एक होगा सिंबल दैट इज व्हाट, कैपिटल N। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं या जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन यहां पे होगा एक G, इस G को अपन कहेंगे डीजेनरेसी। ये क्या होता है अभी जस्ट तुरंत बताता हूं। डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स लिख लो। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं NI, तो NI क्या है, इसको अपन कहते हैं ऑक्यूपेंसी नंबर। ये क्या होता है अभी जस्ट बताता हूं, पहले मैं एक बार लिख लूं। ऑक्यूपेंसी नंबर ऑफ ith स्टेट। अगेन यहां पे एक तो अपने पास W हो गया, एक N हो गया, एक G हो गया, एक NI हो गया, एक होगा जी कैपिटल E विच इज नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ शब्द यूज करेंगे अपन कहीं ना कहीं, इन्हीं शब्दों से मिलकर ही वो सारे फॉर्मुलेस बनेंगे, ठीक है। अब पहला तो हो गया जी W क्या है, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी होगा सवाल में वो बोलेगा। अगेन N क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेट सपोज मैं अगर कह दूं N नंबर, लेट सपोज 4 नंबर ऑफ द पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 एनर्जी लेवल, है ना। तो यहां पे एक एनर्जी लेवल वाली स्टोरी रह गई, ठीक है, उसको भी लिख लो, कोई बात नहीं, राइट। लेट सपोज यहां पे M है। M क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, राइट ना। तो M क्या है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल दूं कि 4 मॉलिक्यूल है 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 4 क्या हो गए मॉलिक्यूल विच इज N, 3 एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो M का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। अगेन यहां पे लेट सपोज मैंने कहा जी मेरे पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, यहां पे 1 2 3 है, यहां पे 2 मॉलिक्यूल है और यहां पे 1 मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये क्या है, 0th लेवल है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो 0 पे कितने प्रेजेंट है 3, तो दैट इज नोन एज N0। N0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 पे कितने नंबर है 3। ऐसी कहता हूं N1 पे कितने, 1 पे कितने हैं जी 2, N2 पे कितने हैं जी 1। तो कहने का मतलब ये है जो N है ना, स्मॉल n, मैंने क्या बोला उसको, ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी क्या होता है, कितने हैं, कितने नंबर उस पे ऑक्यूपाइड है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी। अगेन एक वर्ड है दैट इज व्हाट GI कह लो, ठीक है, दैट इज डीजेनरेसी ऑफ ith एनर्जी लेवल, है ना। डीजेनरेसी क्या होता है कि एक ही जैसे कितने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ये मार्कर है, एक और मार्कर ले आऊं, तो बताओ कितने मार्कर हो गए 2, तो एक मार्कर जैसा एक और आ गया, दैट इज नोन एज डीजेनरेसी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एक मार्कर है इसके जैसा कोई नहीं है, एक ही है, दैट मीन्स नॉन डीजेनरेट, ठीक है, इसके जैसा कुछ नहीं है, एक ही है, ये एक ही है। अगर मैं आपसे कहता हूं ना ये नॉन डीजेनरेट, इसका मतलब 0 वैल्यू नहीं है, एक एटलीस्ट एक तो है ना यार, तो इसका डीजेनरेसी का वैल्यू होगा 1, ठीक है। तो इस सारे शब्दों को सवाल में कैसे यूज किया जाता है, तो लेट सपोज अगर मैं कहता हूं नॉन डीजेनरेट, तो आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए। अगर मैं कह दूं आपको डबली डीजेनरेट, आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए। अगेन ट्रिपली डीजेनरेट, जनरली वो इतने तक ही यूज करता है इंग्लिश में वर्ड, बाकी वो डीजेनरेसी दे देता है, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, वो मेंशन भी कर देता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस मेंशनिंग, वो कहीं ना कहीं तुझे ऐसे नाम से भी बोलेगा, या तो वो डायरेक्ट G का वैल्यू दे देगा, नहीं तो वो तुझे कहेगा कि पता ग्राउंड वाला क्या है, नॉन डीजेनरेट है, ऊपर वाला क्या है, डबली डीजेनरेट है ना। तो जब भी नॉन डीजेनरेट बोलेगा मतलब G का वैल्यू कितना हो गया 1,
जब भी डबली डीजनरेट बोलेगा जी का वैल्यू हो गया 2, जब भी ट्रिपली बोलेगा दैट इज व्हाट 3। तो आई थिंक सो आपको यह बात समझ आई होगी डीजनरेसी का क्या मतलब है। अगेन ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्हीं से मिला के या इन्हीं सारे शब्दों से मिलके हम जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलेस लिखेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बेसिस पे लिखे जाएंगे। आइए मैं उसको लिखना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अपन जो फॉर्मूलेस लिखेंगे दैट इज फॉर एमबी स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो इस एमबी स्टैटिस्टिक्स के कहीं ना कहीं अपने पास 4 फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, जिसमें से कौन सा कब लगेगा ये चीज जब अपन सवाल करेंगे वहां भी देखेंगे, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें भी बताता चलूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इन फॉर्मूलेस को नोट करना है। अब इसमें जब भी मैं आपसे कहता हूं पहला फॉर्मूला विच इज W इज इक्वल्स टू M फैक्टोरियल M माइनस N फैक्टोरियल, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए इनके मतलब, जो मैं आपको अभी जस्ट बता के आया हूं। W क्या है सर, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, कुछ भी हो सकता है। N क्या है, कैपिटल N क्या है, दैट इज नोन एज नंबर, और कैपिटल M क्या है, एनर्जी लेवल्स का नंबर। जो N है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी लेवल्स को, है ना, ध्यान रखना जी। अब यहां पे पहला फॉर्मूला ये हो गया, ये लगेगा कब, एमबी स्टैटिस्टिक्स में, जब सवाल में ऐसा कुछ मेंशन हो, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अभी ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज, क्या नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो इसमें अगर मैंने कह दिया M क्या है लेस देन N, तो ये पूरी चीज तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर M छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, वैलिड नहीं रहेगा। तो कहने का दूसरा मतलब ये कि ये फॉर्मूला वैलिड कब रहेगा सर, जब M हमेशा बड़ा होगा N से। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगेन पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नंबर ऑफ वेज यूजिंग या इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। इसी से लास्ट 2 नेट में लगातार सवाल है, ध्यान से सुनना गाइस। द नंबर ऑफ वेज इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए ऑक्यूपेंसी का मतलब स्मॉल n, राइट ना, मैं स्मॉल n की टर्म्स में लिखूंगा। तो W इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन में Ni फैक्टोरियल, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और स्मॉल n क्या है, ऑक्यूपेंसी। मान ले अगर 10 पार्टिकल हैं तो 10 में से ग्राउंड पे कितने, मान ले 3, तो ग्राउंड का ऑक्यूपेंसी कितना हो गया, 3, राइट ना। तो ये कहीं ना कहीं तेरा ऑक्यूपेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर अपन एक्सटेंड करके लिखें तो N फैक्टोरियल, N0 फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, 2 पे कितने हैं उसका फैक्टोरियल, 3 पे कितने उसका फैक्टोरियल, एंड सो ऑन सो ऑन। अगेन आपके मन में ये सवाल शायद आ सकता है कि सर ये फॉर्मूलेस आते कहां से हैं। सो गाइस इसको अपन बहुत डेरिवेशन से कहीं ना कहीं इसको डिराइव करके लाते। तो डेरिवेशन अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है, और इस पूरे सेशन में अपन वही बातें डिस्कस करेंगे जिनसे अपने सवाल बने। तो आपको बस इन फॉर्मूलेस को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, जब अपन सवाल करेंगे आप खुद ब खुद जान जाएंगे। ठीक है, आइए। तो ये हो गया जी अपने पास नंबर ऑफ वेज इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी नंबर, दैट इज दिस। अगेन अगर मैं इसी में अगला फॉर्मूला लिखूं, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ वेज in terms of occupancy number if degeneracy is involved। मतलब इस केस में डीजेनरेसी भी आएगा, ऑक्यूपेंसी भी आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। देख, नंबर ऑफ वेज इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। यहां तक तो बिल्कुल सही है। अगर इस केस में डीजेनरेसी भी इन्वॉल्व हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस केस में बस अपन को एडिशनल एक डीजेनरेसी वाली टर्म को इंट्रोड्यूस करना। आइए मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो W क्या हो जाएगा जी,
n फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। अब ये क्या लिख दिया मैंने, तो यहां पे जब भी आप मैं पाई की बात करता हूं ना, तो पाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मतलब जैसे समेशन होता है एडिशन ना, वैसे पाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसको मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल, इसको लिखूंगा g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, g3 की पावर n3 अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो, राइट ना। तो कुछ इस प्रकार से अपन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट गाइस। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये तीसरा फॉर्मूला एंड फोर्थ वन क्या है जी, अगर मैं कहता हूं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इज ग्रेटर देन एनर्जी लेवल, मतलब अगर मैं पहले वाला देखता था जिसमें मैंने बोला हमेशा m बड़ा होना चाहिए, m मतलब एनर्जी लेवल्स ज्यादा होने चाहिए जिस नंबर के कंपैरेटिव जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर ऐसा ना हो तो विच मींस अगर जो m है वो कम हो n से, तो इस केस में फॉर्मूला लगेगा m की पावर दैट इज स्टेट की पावर पार्टिकल, जिसको अपन ऑल्सो लिख सकते हैं m की पावर में n। आई होप सो ये चारों के चारों फॉर्मूलेज आपने लिख लिए होंगे और ये इनमें जो भी शब्द हैं उनका मतलब भी आपको आई थिंक सो अब समझ आता है, राइट। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो आइए अब मैं आपको इन पे सवाल करके दिखाता हूं, और सवाल करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सवाल में मदद करेंगी। नोट, पहला, जब भी सवाल में, ध्यान सुनना, जब भी सवाल में हां नंबर ऑफ वेज पूछा हो, जब भी सवाल में हमें W निकालना हो, उस केस में टोटल एनर्जी, कैपिटल ई क्या है, टोटल एनर्जी, W निकालना हो, टोटल एनर्जी क्या हो, गिवन हो, W निकालना, टोटल एनर्जी गिवन हो, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी टोटल एनर्जी गिवन हो हमेशा हम ऑक्यूपेंसी नंबर बनाएंगे। मतलब पहले लिखता हूं फिर मैं मतलब सिखाता हूं। We always make occupancy number, मतलब हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यही ऑक्यूपेंसी वाला फॉर्मूला है, राइट गाइस, यही ऑक्यूपेंसी वाला फॉर्मूला है। अब ये जो भी मैंने यहां पे लिखा इस चीज को बस आप ध्यान में रखना कि जब भी सवाल में टोटल एनर्जी मिल जाए हमें ऑक्यूपेंसी नंबर बनाना पड़ेगा। इस चीज को मैं अभी सवाल से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये चारों फॉर्मुलेस आपको ध्यान रखने, दूसरा ये जो बात मैंने बोली दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात जो भी अभी तक अपन बोल के आई हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं, ठीक है जी। ये राजी पहला सवाल, पहले तो अपन थोड़ा सा इस सवाल को करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस। ये सवाल पूछा गया है नेट 2011 दिसंबर का सवाल है, कह रहा अ सिस्टम, पहले मैं एक बार सवाल पढ़ता हूं, सेम डिट्टो सवाल 2023 का है, जून का, सेम डिट्टो सवाल, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, है ना, जहां भी नंबर वाली बात आ जाए ना वो अपने काम की है चीज, तो यहां पे 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। व्हाट इट मींस, इट सिंपली मींस कि सर जो कैपिटल एन का वैल्यू है वो कितना है, 4। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ईच पोजेस 3 अवेलेबल स्टेट्स, जो 4 के 4 मॉलिक्यूल्स हैं ये कहीं ना कहीं 3 स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन 3 स्टेट में जब प्रेजेंट होंगे तो इनका टोटल एनर्जी कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट, 10 यूनिट, विच मींस कि इस सवाल में एक तो टोटल एनर्जी भी गिवन है 10। अभी जस्ट अभी मैंने आपको एक बहुत कमाल की चीज बताई, जब भी सवाल में टोटल एनर्जी दिया हो, मान ले यहां पे नंबर और टोटल एनर्जी दे दिया, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा अपन ने, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल है तो डिस्टिंग्विशेबल के जितने भी 4 फार्मूले अपन ने लिखे हैं कहीं भी टोटल एनर्जी और एन से तो निकलेगा ही नहीं, एम भी दे रखा है तो इससे तो निकलेगा ही नहीं। तो इस केस में जब भी टोटल एनर्जी दे रखा हो
हमें ऑक्यूपेंसी बनाना है। सर ऑक्यूपेंसी बनाना है तो ऑक्यूपेंसी कैसे बनाते हैं? ठीक है, आज मैं सिखाता हूं ऑक्यूपेंसी कैसे बनाते हैं। तो लेट सपोज मान लो ऑक्यूपेंसी बनाना है, तो ऑक्यूपेंसी का मतलब हमें 4 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमेशा ऑक्यूपेंसी बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या? मैं यहां पे पहले नोट में लिख देता हूं, फिर मैं इसको करके दिखाता हूं। यहां पे लिख भी लो आप। अगर मुझे ऑक्यूपेंसी बनाना है तो यहां पे लिख लो, टू मेक ऑक्यूपेंसी हमें करना क्या है? हमें सिंपली टोटल एनर्जी एंड टोटल नंबर को सेम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब अभी मैं इसको करके दिखाता हूं। मैंने क्या बोला? जितने भी नंबर दे रखे हैं और जितनी भी टोटल एनर्जी का वैल्यू दे रखा है, दोनों को सेम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करो। आइए अपन करते हैं इसको। तो सर अभी आपने एक सवाल दिखाया जिसमें आपने कहा नंबर 4 है, टोटल एनर्जी 10 है, तो इन दोनों को सेम रखना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे? आओ जी। तो लेट सपोज मैंने कहा टोटल एनर्जी 10 होना चाहिए, टोटल एनर्जी 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एनर्जी का कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, एनर्जी 10 ही रहना चाहिए। तो 4 मॉलिक्यूल है, मान ले मैंने 3 यहां रख दिए, 3 यहां रख दिए, तो कितना एनर्जी हो गया? तो हमेशा एनर्जी कैलकुलेट करना है, एक मॉलिक्यूल का 3 एनर्जी है ना, तो 3 एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल है? 3। तो यहां पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 9। अगेन यहां पे अगर मैं कहीं ना कहीं 9 इस तीसरे लेवल पे 3 रख के 9 एनर्जी बना पा रहा हूं, तो बची कितनी? 1। उसको मैं यहां पे रख दूंगा ताकि मेरे पास टोटल कितना बन जाए? 10 बन जाए। अरे अभी मैंने एक लाइन लिखवाई ना कि टोटल एनर्जी और टोटल नंबर को सेम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो यहां पे अगर आप टोटल एनर्जी का कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे, लेट सपोज ऊपर मैंने रखे जी 3, तो एनर्जी बन गया 9 और 1 नीचे रख दिया, तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 मॉलिक्यूल ही है और टोटल एनर्जी भी 10 है, और इससे अपन ने ऑक्यूपेंसी भी बना लिया। तो ये तेरा कहीं ना कहीं पहला ऑक्यूपेंसी हो गया। अगेन मान ले 3 लेवल हैं, 1 2 3 बोला है उसने 3 लेवल, ठीक है। अब सेम अगर मुझे इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इस बार भी मुझे 10 एनर्जी बनानी है, एनर्जी 10 ही रखनी है। तो मान ले मैंने 2 यहां रख दिए, 6 हो गया, 2 यहां रख दे, 6 4 10, तो 4 एटम या कह ले 4 पार्टिकल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टोटल एनर्जी भी 10 हो गया। अगेन इसके अलावा तू कोई भी करना चाहता है करके देख सकते हो, ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाइस ये जितने भी सवाल स्टैटिस्टिकल के मैं अभी यहां पे करवाऊंगा, ये 4 नंबर के होंगे, सारे 4 नंबर के सवाल है। और तुझे पता है 4 नंबर में थोड़ा तो करना पड़ेगा, और बहुत आसान है। एक ही चीज ध्यान रखनी है, टोटल एनर्जी को सेम बनाना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट सपोज मैं यहां पे करता हूं, तो लेट सपोज मैंने यहां पे रख दिया जी 1 2 3, और आपको हो गया यहां पे रख दो जी, ये 6 हो गया, ये कितने हो गए जी? 2 हो गया, यहां पे 2 रख दो। तो इसका एनर्जी कितना हो गया? 6, इसका एनर्जी हो गया 2, इसका एनर्जी हो गया 2, तो हो तो गया एनर्जी 10। बट यहां पे नंबर वाला फेल हो गया, यहां पे नंबर कितने हो गए? 5, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? तो टोटल एनर्जी और टोटल नंबर सेम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना है, और करोगे तो सिर्फ यही 2 पॉसिबल होंगे, और अगर यही 2 पॉसिबल हैं तो इन्हीं को कैलकुलेट करके तेरा नंबर ऑफ वेज आएगा। अब सवाल उठता है कि सर नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ वेज, क्योंकि ऑक्यूपेंसी अपन ने बनाया, तो इसका ऑक्यूपेंसी वाला फॉर्मूला लगेगा, ni फैक्टोरियल। अब n कितने, टोटल नंबर कितने? 4 अपॉन ग्राउंड पे n1 कितना है सर? 0 फैक्टोरियल, कोई भी नहीं है। सेकंड वाले पे सर 2 है, ऊपर वाले पे सर 3 है, तो इट बिकम्स 4 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। So that becomes 2 factorial, 3 factorial, it becomes 4 into 3 factorial, 2 factorial, 3 factorial, this will cancel out, answer will be that is 2. अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर n फैक्टोरियल दे रखा है ना, तो इसको करते हैं n -1 n -2 एंड सो ऑन, जहां पे रुकते हैं वहां पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 फैक्टोरियल हो, इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? 4 इंटू में 4 - 1 3, इंटू में 2, इंटू में 1 फैक्टोरियल, राइट ना? तो ऐसे एक्सटेंड करते हैं।
तो यहां पे तेरे पास W1 पहले डिस्ट्रीब्यूशन से इतना आ गया, W2 कितना आ गया जी, दैट इज सेम डिट्टो सवाल है गाइस 2023 का, अभी करेंगे उसको भी। इस पे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर 3 है, यहां पे 1 है, लिख दिया जी। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहां पे 3 फैक्टोरियल तक ही क्यों एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ये नीचे भी 3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 4। तो 4 और 2, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल हो जाएगा जी W1 प्लस में W2 विच इज 6। तो 6 इज एन आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 4 नंबर। ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। एक और सवाल करते हैं, आइए आइए आइए, एक और सवाल करते हैं जी। ये रहा जी ये सवाल, ये रहा जी ये सवाल। कह रहा है कंसीडर 4 नॉन इंटरेक्टिंग हीलियम एटम, ईच ऑफ विच ऑक्युपाइज 3 एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स भी दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। अपन ने कहा जी 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 0A 2A। यहां पे टोटल एनर्जी दे रखा है, और टोटल एनर्जी दे रखा होगा तो हमेशा ही तुम ऑक्यूपेंसी बनाओगे। कैसे बनाओगे, टोटल एनर्जी कितना है 3A, नंबर कितना है जी 4, इन दोनों को सेम रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे, आइए। तो 4 है, पहले तो टोटल एनर्जी 3A कैसे बनेगा, मान ले मैंने 1 यहां पे रख दिया तो 2 हो गया एनर्जी। अब मॉलिक्यूल को मैं यहां पे रखूंगा ही रखूंगा, तभी तो टोटल 3 होगा ना यार। एनर्जी की बात कर रहा हूं, एनर्जी की। अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहां रखता हूं ना, तो ये कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहा है, 2A वाली। तो ओवरऑल एनर्जी कितना हो गया 3। अब एनर्जी तो 3A हो गया, बट नंबर कितने हैं जी 4, तो इसको यहां रख दे। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इसको अगर मैं ऊपर कहीं भी रखूंगा तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, एनर्जी कंडीशन। अब अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं तो 1 2 3 4 नंबर हो गए और टोटल एनर्जी हो गया 3, बात खत्म, पहला डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है। अगेन अगेन मान ले अगर मैं कहता हूं 0A 2A, ठीक है। अब अगेन मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सेम टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए जी 3A, तो 3A होना चाहिए। तो लेट सपोज तुम कहोगे सर यहां पे रख दो, तीनों तीनों यहां पे रख दो, तो हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और एक 0 पे रख दो, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन और बनाना चाहते हो और भी देख लो, 0A 2A। मान लो तुम कहोगे सर यहां पे 2 रख दो, यहां पे 1 रख दो, तो यहां पे 2 रखूंगा तो एनर्जी 4A हो जाएगा, यहां पे 2A रखूंगा तो एनर्जी 4A हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए अपन बस यही 2 डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं यहां से, और अगर यही बना सकते हैं तो सेम वैसे ही करना है, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन दैट इज व्हाट 3 फैक्टोरियल, that is 3 factorial and this becomes 1 factorial, so it becomes 4 into 3 factorial upon में 3 factorial, this will cancel, answer will be 4, right ना। अगेन अगर मैं यहां पे बात करता हूं W2 की, तो W2 में अपन क्या बोलेंगे कि मेरे पास यहां पे 4 फैक्टोरियल है, अगेन 2 फैक्टोरियल, और यहां पे मैं बोलूंगा मेरे पास आ जाएगा जी 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस बिकम्स कैंसल आउट, ये बन जाएगा जी 12, है ना, और ये बन जाएगा तेरे पास 4। तो यहां पे अपने पास एक चीज में दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड, है ना। यहां पे अपन पहले W2 निकालेंगे, W2 कितना आएगा, W2 आएगा जी 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे अगर कंडीशन देखता हूं तो पहले तो एक एनर्जी हो गया, बाकी इसका 0 हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, इनटू में दैट बिकम्स 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इट बिकम्स 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसल आउट, इट बिकम्स 12, राइट। तो आई थिंक सो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अपन इसको देखेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 एनर्जी है, इसका 4 नंबर है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट बिकम्स 4, दैट मीन्स ओवरऑल इसका आंसर 16 आना चाहिए, ठीक है। आंसर इसका 16 आना चाहिए जी। तो ऑप्शन में कोई भी 16 कर लो ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसका आंसर 16 आना चाहिए, है ना, इसका आंसर 16 आएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखते, कोई बात नहीं। उसने कहा जी कंसीडर द 4 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, ईच ऑक्यूपाइज 3 एनर्जी लेवल्स, उसमें 3 एनर्जी लेवल्स है। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, अब माइक्रोस्टेट पूछे, नंबर ऑफ वेज पूछे, अरेंजमेंट पूछे, हमें निकालना क्या है W। जब टोटल एनर्जी कितना है जी 3 है, तो 3A है, तो यहां पे 3A का पॉसिबिलिटी क्या है, जब भी टोटल एनर्जी दे रखा हो अपन को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो यहां पे कितने आ जाएंगे 0 1 2 3, राइट, 3 हो गए ये, तो ओवरऑल तेरे पास कितना हो गया 4 मॉलिक्यूल हो गए और एनर्जी कितना हो गया 3A,
तो ये कंडीशन है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगेन यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 मॉलिक्यूल हो गए, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया। इसके अलावा भी अगर तुम बनाना चाहो तो क्या कोई पॉसिबल है, अगर तुम बनाना भी चाहो यहाँ से 0 A 2A तो बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना के देखो। यहाँ पे अगर आप कहते हो कि मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 2A एनर्जी हो गया, राइट। हमें 3A करना है, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो एनर्जी 4A हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 2 रख दूंगा तो कहीं ना कहीं तेरे पास एनर्जी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ओवरऑल तेरे पास आंसर यही आएगा, दैट इज द आंसर, राइट ना। कि अपन ने इसको सॉल्व किया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट ना, 4 पार्टिकल्स है, दैट्स द आंसर, दैट इज 16 इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे चलते हैं। अगेन इसके अलावा भी अगर आप सवाल देखना चाहो, लेट सपोज मान लीजिए सवाल है, ये नेट 2017 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, देखो 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब सर यहां पे साफ साफ हमें बोल रहा है एन का वैल्यू 4 ले लो, बहुत बढ़िया जी। आगे द मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल है, बना लो जी। E1 है जी, E2 है, बहुत बढ़िया, सॉर्टेड। आगे चलता हूं, विद डीजेनरेसी ऑफ 2 and 3 विच मींस यहां पे दोनों का डीजेनरेसी दे रखा है, G1 कितना दे रखा है 2 और G2 दे रखा है जी 3, राइट। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मींस W निकालना है, विद 3 मॉलिक्यूल्स, उसने ऑक्यूपेंसी भी दे दिया, कह रहा 3 मॉलिक्यूल तो E1 एनर्जी में है और एक ऊपर है, खत्म। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल नंबर दे रखा है, डीजेनरेसी दे रखा है। तो अब आपको बिल्कुल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है कि जब भी ऑक्यूपेंसी और डीजेनरेसी दोनों दे रखा हो तो उस केस में फॉर्मूला कैसे लगता है, दैट इज n फैक्टोरियल पाई आई जी आई की पावर एन आई अपॉन में एन आई फैक्टोरियल, राइट ना। तो इस केस को कैसे करेंगे, तो n कितना है जी 4 फैक्टोरियल जी आई मतलब इसको अगर ओपन करके भी लिखूंगे क्योंकि 2 लेवल है, तो G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2 अपॉन में N1 फैक्टोरियल इंटू में N2 फैक्टोरियल। ले भाई इसको सॉल्व करना, वैल्यू रखो जी, 4 फैक्टोरियल इंटू G1 कितना है, दैट इज 2, N1 दैट इज व्हाट 3, N1 मतलब कितने ऑक्यूपेंसी है इसका 3 है, इसका ऑक्यूपेंसी कितना है जी 1। सिंपल वैल्यू रख रहा हूं, G1 का वैल्यू 2 है, उसकी पावर में मैंने रख दिया 3, G2 का वैल्यू कितना है जी 3, इसकी पावर में कितना है 1, अपॉन में N1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा जी 8 इंटू में 3, ये आ जाएगा जी 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 8 इंटू में 3, दिस विल कैंसल आउट, overall it becomes 32 into 3, that is what I think so 96 is an answer, option number C is the correct one। 4 नंबर, ये 4 नंबर के सवाल है जी, जितने भी अपन सवाल यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे के सारे 4 नंबर में पूछे गए हैं CSIR नेट एग्जामिनेशन में, राइट। ठीक है जी, एक ये भी सवाल है। अगेन एक ये सवाल है, इस सवाल में ध्यान से देखना, कह रहा था नंबर ऑफ वेज मतलब W, अब इतना आपको पता होना चाहिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मॉलिक्यूल्स विच मींस N, W वो पूछ रहा है, N उसने दे रखा है 4, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल मींस M का वैल्यू कितना है 2। तो हमें नंबर ऑफ वेज निकालने, इसमें और कुछ भी नहीं बोला, ना ही डीजेनरेसी बोला है, ना ही टोटल एनर्जी बोला है, ना ही ऑक्यूपेंसी बोला है। तो हमें एक चीज डेफिनेटली पता है कि सर हाँ अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो अपने पास एक फॉर्मूला है m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, पक्का ये फॉर्मूला है। अब मुझे ही बताओ क्या ये फॉर्मूला लग सकता है यहां पे, सर डेफिनेटली, क्योंकि देख ऑक्यूपेंसी नहीं दे रखा तो अपन ऑक्यूपेंसी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो बचा ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, सर ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब m ग्रेटर देन होगा n के, बट यहां पे तो m2 है जो कि n से छोटा है, तो सर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा। तो इसका ऑल्टरनेट अपन ने एक और फॉर्मूला लिखा विच इज m की पावर n, तो m कितना है जी 2 की पावर 4, दैट इज व्हाट आंसर नंबर इज 16, दैट इज द 16 आंसर, दैट्स इट, right guys, this is also very important। again next question,
सो दिस इज आई थिंक सो द क्वेश्चंस, यही कुछ सवाल हैं जो अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल है, ये भी पूछा गया है नेट में, 2022 सितंबर में पूछा गया है, ध्यान से देखना। कह रहा 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, n का वैल्यू कितना है जी 6। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल, मतलब m का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। अगेन विद एनर्जी लेवल्स कितना है, एनर्जी लेवल्स बना लो 0 E 2 E, बहुत बढ़िया। कह रहा था मोस्ट प्रोबेबल, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज अपन सीखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी होती है, तो यहां पे नोट करके आप लिख सकते हो, दोज डिस्ट्रीब्यूशंस which has maximum value of W, which means W max। W क्या है, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए W का वैल्यू मैक्सिमम आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे मान ली 2 रख दूं, यहां पे 1 रख दूं, फिर ऐसी मैं यहां पे 3 रख दूं, यहां पे 1 रख दूं, मतलब अगर मैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, उसके लिए W निकालता हूं, तो जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए W मैक्सिमम आए वही डिस्ट्रीब्यूशन मेरा मोस्ट प्रोबेबल है, राइट। अगेन यहां पे मैं यही लिखूंगा कि दोज डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W, विच इज W मैक्स, आर कंसीडर्ड एज मोस्ट probable distributions, right guys? Okay, so this is important। क्यों इंपॉर्टेंट है जी, आइए मैं बताता हूं, सवाल को करते हैं। तो सवाल में क्या रहा है जी, अपने पास एक तो n का वैल्यू दे रखा है, 3 लेवल हैं, 3 लेवल बना लिया अपन ने, 0 E 2 E। हमसे वो क्या चाहता है, हमसे चाहता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सर अभी आपने हमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो सिखाया कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में अगर W नंबर ऑफ वेज का वैल्यू मैक्सिमम आए तो वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबल टोटल एनर्जी पूछा हो, इसका मतलब यह है कि जो भी, मान ले मैंने ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया XYZ, अभी सवाल को करूंगा, मान ले मैंने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसके अलावा अगर मैं सेम 5 ही मॉलिक्यूल लूं, मान ले यहां पे जैसे 6 मॉलिक्यूल हैं, मान ले मैंने 6 मॉलिक्यूल लिए, है ना, 1 2 3 4 5 6, मान ले मैंने ये 6 मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जब 3 लेवल में मैं 6 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ऐसे, जब मैं 3 ही लेवल में 6 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ऐसे, तो अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस पे डेफिनेटली अलग अलग W होगा। अब जिस भी W के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मैक्सिमम आया, लेट सपोज इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका जितना भी एनर्जी होगा, मतलब कैसे निकालूंगा, दोनों का 0 एनर्जी है, एक का एनर्जी ये, 2 का कितना होगा 2E हो जाएगा, यहां पे एनर्जी टोटल, यहां पे एक मॉलिक्यूल का एनर्जी 2E है, दूसरे का भी 2E होगा, तो ये 2E प्लस 2E बिकम्स 4E, तो 4E प्लस 2E दैट बिकम्स 6E। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, विच मीन्स ये W मैक्स हुआ, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी एनर्जी होगा मैं वो इजीली निकाल सकता हूं ऐसे, और वही तेरा मोस्ट प्रोबेबल टोटल एनर्जी होगा। आई थिंक सो आपको ये सारा सवाल समझ आया होगा। आइए अब मैं इस सवाल को करना कैसे, उस पर चलता हूं। तो सर इस सवाल को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं यह पता करना है कि W मैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा। जब मैं 3 लेवल में 6 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये बता W मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा। तो इसको जानने के लिए जब मैं आपको कहता हूं एक फॉर्मूला विच इज n फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल, तो लेट सपोज मैंने यहां पे 3 मॉलिक्यूल या 3 लेवल बनाए, 0 1 2, यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल हैं, उसने एनर्जी नहीं दिया। अगर वो एनर्जी देता तो सॉर्टेड था, एनर्जी तो पूछ रहा है वो, तो उसने कहा है कि नंबर 6 है और लेवल 3 है। तो मान ले मैंने कहा सारे ग्राउंड में ही है, हमें थोड़ी पता है कहां पे है, हमने कहा मान ले ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे है तो बता कितना हो जाएगा, W कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 6 तो टोटल पार्टिकल है।
ग्राउंड पे ही है तो n0 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा। तो 6 फैक्टोरियल, इन पे कोई भी नहीं है मॉलिक्यूल, दैट बिकम्स 1, और यहां 6 फैक्टोरियल कट के कितना आ जाएगा 1। अगेन लेट्स सपोज सर एक ऊपर फेंक दे, एक ऊपर भेज दे, 0 1 2, अब कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और एक ऊपर रख दे। इसका W निकाल, इसका W निकालेगा तो ऊपर तो नंबर तो 6 है, बट नीचे अब 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो बिकम्स 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। अब कितना आया 6। ध्यान सुनना, अगेन यहां से कमाल का ऑब्जर्वेशन निकलेगा जी, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। अगेन मान ले मैंने कहा 0 1 2, मैंने पहले बोला सारे के सारे ग्राउंड पे 6 हैं, ग्राउंड पे पड़े हैं, हमें नहीं पता ना, फिर मैंने कहा नहीं एक ऊपर भेज दे, एक ऊपर भेजा तो नंबर बढ़ गया, W बढ़ गया, फिर मैंने एक और भेजा, एक और भेजा, लेट सपोज 1 2 3 4 1 2, है ना, तो इसमें क्या बता W कितना होगा, तो W निकालोगे तो टोटल 6 फैक्टोरियल है अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, इट बिकम्स 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसिल आउट, इट बिकम्स 3, तो ओवरऑल 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है जरा समझना सर, जैसे ही आप इसमें देखते हो तो इसमें कितना है, नीचे वाली वैल्यू में 6 फैक्टोरियल आ रहा है, इधर आओगे तो नीचे वाली वैल्यू में 5 फैक्टोरियल आ रहा है, इधर आओगे तो नीचे वाली वैल्यू में 4 फैक्टोरियल आ रहा है। जैसे ही नीचे वाली वैल्यू घट रही है, ऑब्वियसली तू यही जानता है ना, ये दोनों इनवर्स हैं, तो अगर नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो ये बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी मतलब वही तेरा W मैक्स होगा। बोलो, कहने का मतलब ये कि सर अगर नीचे वाली वैल्यू सबसे मिनिमम हो जाए, अब सबसे मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी क्या है, तो मान ले मैंने कहा इसमें एक और मैंने ऊपर भेज दिया 0 1 2 1 2 3 1 2 3, एक और भेज दिया मैंने ऊपर, तो इसमें कितना होगा पॉसिबिलिटी बता, W इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब गाइज मैं ये आपको मान के चलता हूं, आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करना आता है, ठीक है, जो मैंने अभी सिखाया भी है आपको, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसिल आउट, ये 6 बन जाएगा, तो आंसर विल बी 20। तो पहले 4 था 15 आ रहा था, फिर मैंने 3 किया, फिर ये 20 आ गया। अब मैं एक और कम करता हूं, तो एक और कम करने का पॉसिबिलिटी क्या है, इसको ऊपर फेंक दे, क्योंकि मान ले तूने कहा सर एक और यहां से ही भेजो, तो यहां से भेजोगे तो सेम पॉसिबिलिटी बन जाएगा ना यार। मान ले तू भेज ले 1 2 3, नीचे से भेज रहे हो तो नीचे 2 रह जाएंगे, ऊपर 4 रह जाएंगे, तो अब इसका W निकालोगे तो कितना बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इसका इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो बनेगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो सेम ही बन गया, ये तो सेम ही बन गया, तो आंसर 15 ही आएगा इसका। तो कहने का मतलब अब मैं यहां से यहां फेंकूंगा तो उसका तो एनर्जी अपन को ऑलरेडी पता है, कहने का मतलब अब यहां से ऊपर, तो अगर फिर से ऊपर जाऊंगा तो फिर से तेरा W बढ़ेगा, अगेन मैं फिर से एक और ऊपर फेंकूंगा, यह कहने का मतलब ये कि जब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मिनिमम कर दूं, मिनिमम का पॉसिबिलिटी क्या है, 0 0 0 1 2 3 लेवल है, मान ले मैं नीचे भी 2 रखूं, ऊपर भी 2 रखूं, ऊपर भी 2 रखूं, यही सबसे तेरा मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि नंबर 6 है, नंबर कितने हैं जी 6 हैं, लेवल कितने हैं जी 3, तो 6 नंबर 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो मान ले अगर एक एक कर देगा तो सब में, मिनिमम तो ये हुआ ना एक एक सब में हो, अब अगेन क्योंकि 6 पूरे करने तो मैंने एक एक और कर दिया, तो इससे मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान ले तूने कहा एक और ऊपर भेज दी तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन 3 वाली हो जाएगी, 2 2 2 वाली पॉसिबिलिटी एक ही है, और सिर्फ यही सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी है, दैट मींस इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं निकालूंगा W तो वो सबसे ज्यादा आएगा, निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, W इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बिकम 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसिल आउट, ये दोनों बन जाएंगे 4, बिकम्स दैट बिकम्स 30 90, तो 90 डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, इनका कितना आ रहा है 15 20, उसका 90 आ रहा है सबसे ज्यादा, दैट मींस 3 ही लेवल हैं, 6 ही मॉलिक्यूल हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन 90 आ रहा है, दैट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज इस डिस्ट्रीब्यूशन का आ रहा है, तो बताओ
इस W को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज नोन एज W मैक्स। तो आंसर आ गया कि सर हां, अगर इस कंडीशन पे 6 तेरे पास मॉलिक्यूल हैं और 3 तेरे पास एनर्जी लेवल है, तो सब में 2-2 रख दे, क्योंकि जब तू ऐसा रखेगा तो तेरे पास जो W बनेगा दैट इज व्हाट, W मैक्स। और इस W मैक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगा वही कहलाएगा तेरा मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अब एनर्जी कैसे निकालूंगा, इसका दोनों का कितना है 0, इसका एक का 1 है, तो 1 है इसका, इसका 1 है, ओवरऑल 2 हो गया। इसका कितना है जी, 1 है, सॉरी इसका 2 है प्लस इसका भी 2 है, ओवरऑल कितना हो गया 4, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया 6, दैट इज 6 ई इज एन आंसर। अब ये 4 नंबर का सवाल था, इस सवाल को ध्यान में रखना है जी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां से एक कमाल के कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि सर अगर आप W मैक्सिमम की तलाश कर रहे हो, टू गेट W मैक्स हमको क्या ढूंढना है, n फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल, इसको मिनिमम ढूंढना है, इसका मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन देखना है या मिनिमम वैल्यू देखना है टू गेट W मैक्स, राइट। यही इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन था, ठीक है गाइस। आई होप सो ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगेन आइए, ये तो अपने पास था जो MB स्टैटिस्टिक्स है ना, याद कीजिए हमने जो शुरुआत करी थी वो करी थी कहीं ना कहीं MB स्टैटिस्टिक्स से। अभी भी अपने पास 2 स्टैटिस्टिक्स बची हुई हैं, दैट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। सवाल अगला ये है कि सर हां, इनके भी कुछ फॉर्मूलेज होंगे, इन पे भी सवाल होंगे, तो अगर सवाल या फॉर्मूले जो भी हम इनके बेसिस पे पढ़ने वाले, सीखने वाले, तो वो कहीं ना कहीं लगाने के लिए, फॉर्मूलेज को अप्लाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पे लिखी हुई है, दैट इज जब भी सवाल में ना एंटी सिमेट्रिक नामक कोई चीज मेंशन हो, इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी सवाल में एंटी सिमेट्रिक मेंशन हो या फिर सिमेट्रिक मेंशन हो, इन दोनों से ही हमें आइडिया मिलेगा कि भैया FD स्टैटिस्टिक्स लगेगी कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लगेगी। अब ये भी जो भी मैंने बोला, आइए मैं इस सारी बातों को सवाल में अप्लाई करके दिखाता हूं। उससे भी पहले इनके एक एक फॉर्मूलेस हैं, कुछ कुछ बातें हैं, वो बोलता हूं फिर सवाल दिखाता हूं। आइए जी, तो अब अपने पास दूसरे मॉलिक्यूल के लिए स्टोरी चलेगी एंड दैट इज नोन एज इनडिस्टिंग्विशेबल्स के लिए, और उसमें भी अपन पहला पढ़ेंगे इसमें भी अपन जो पहला पढ़ने वाले दैट इज नोन एज फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बात तो यही जाननी है कि सर ये वाली स्टैटिस्टिक्स लगेगी कब, जब भी सवाल में मेंशन हो फर्मियॉन्स, जब भी सवाल में मेंशन हो हाफ इंटीग्रल जैसी चीज, या सवाल में मेंशन हो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, जब भी ऐसा कुछ मेंशन हो तो हमें एक चीज बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि सर हां, यहां पे FD स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगेन सर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये बताओ फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला होता है जिसका, इसके नीचे ही लिख देते हैं जी, W इज इक्वल्स टू M फैक्टोरियल M माइनस N फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी कि W क्या है, N क्या है, M क्या है, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में मैं लिखवा के आया हूं। ओके, अगेन ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा ना, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में भी यहां पे M माइनस N आ रहा है, विच मीन्स इट मीन्स कि सर M क्या है, ग्रेटर देन N, तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंसर विल बी नेगेटिव, जो कि नहीं हो सकता। सवाल अगला ये है कि मान लो सर, मान लो अगर फर्मियॉन्स बोला हो और उस केस में M का वैल्यू कम हो, ये तो आपने बोला कि हां ठीक है फर्मियॉन्स मेंशन हो, M का वैल्यू ज्यादा हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे।
मान लो अगर इसका अपोजिट कंडीशन भी हो और फर्मियंस भी हो, तब बताओ क्या करेंगे। तो हमेशा मेरी बात अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर सवाल दिखाऊंगा। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, फर्मियंस के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मान ले 3 लेवल है, 3 लेवल है, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्मियंस है, ऊपर फर्मियंस है ना, इतना अंडरस्टूड है आपको कि फर्मियंस के फॉर्मूले चल रहे हैं, तो फर्मियंस की बात चल रही है। तो 3 फर्मियंस पार्टिकल हैं, उसको 4 लेवल में, सॉरी 3 लेवल हैं, 4 फर्मियोनिक पार्टिकल हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन सर ये वाली कंडीशन तो वायलेट हो रही है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो फर्मियंस सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, फर्मियंस हमेशा सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। दैट मींस इन केस ऑफ फर्मियंस particles must be singly occupied, then only pairing will start. मतलब आइए मैं इसका मतलब सिखाता हूं, फिर मैं सवाल दिखाता हूं। राइट? तो कहने का मतलब यह है कि सर जब वाले फर्मियंस से जैसे 4 हैं, तो इस केस में मैं कहूंगा कि मैंने एक एक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब भी एक बचा तो मैंने यहां रख दिया। तो पहले एक एक करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं कि मैंने यहां पे रख दिए जी सारे, ऐसा नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है, लेट सपोज मैंने कहा, मान ले मैंने कहा जी m का वैल्यू है जी 2, n का वैल्यू है जी 3, मान ले ऐसा कुछ मैंने तुझे सिचुएशन दे दिया, तो तूने 2 लेवल बना लिए। अब तूने जब फर्मियंस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तो तू ऐसा नहीं कर सकता, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ही लेवल में सारे नहीं होंगे। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड, 2 लेवल है, दोनों में एक एक रख दो, सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब एक बचा तो या तो वो यहां हो सकता है या वो सिंगली ऑक्यूपाइड वाले में ऊपर हो सकता है। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे इस केस में मैंने बनाया, तो इसमें पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं, ये मॉलिक्यूल यहां भी चला जाए, है ना, ये मॉलिक्यूल सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये मॉलिक्यूल यहां भी चला जाए, ये मॉलिक्यूल सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर भी चला जाए। पर सबसे पहले सिंगली सारे ऑक्यूपाइड करेंगे ही करेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आइए देखो जी, सवाल है जी, ये भी नेट का ही सवाल है। फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 फर्मियोनिक, विच मीन्स सर फर्मियंस की स्टोरी है जिसमें नंबर कितने हैं जी 2, तो ये अपने काम की चीज है, निकाल लो। अगेन दैट कैन बी इन एनी वन ऑफ 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट, विच मीन्स n का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू कितना है जी 3। अगेन कह रहे हैं द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट 2 पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट। जरा ध्यान से सुनना, 2 पार्टिकल आर इन द सेम स्टेट, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना कि जो 2 पार्टिकल है फर्मियोनिक वो सेम स्टेट पे हो। तो 2 फर्मियोनिक पार्टिकल सेम स्टेट पे हो सकते हैं क्या? मतलब एक बार मैं पढ़ता हूं, द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पार्टिकल इन सेम स्टेट टू दैट ऑफ 2 पार्टिकल इन द डिफरेंट स्टेट। व्हाट इट मींस? इट सिंपली मींस, लेट सपोज मान ले मैंने 2 स्टेट बनाई, सॉरी 3 लेवल है, 3 बना ली। अब 2 फर्मियंस है, तो दोनों फर्मियंस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऐसे नहीं करूंगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जितने भी फर्मियंस है पहले जितने लेवल से उनको एक एक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन सही कौन सा होगा कि सर अगर मान ले ये 3 लेवल हैं तो मैं कहूंगा जी एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, एक और होता तो यहां पे आता, फिर इसके बाद भी एक और होता तब पेयरिंग शुरू होता। विच मींस कि सर हां डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा होगा यार,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मींस पेयरिंग दो वाले में होगा ही नहीं, पहले तो सिंगली ऑक्युपाइड करेगा ना, अगर सारे सिंगली फिल्ड हो जाएंगे तब पेयरिंग आएगा। तो सर दो वाले का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैसा है, 0 है, तो आजा आंसर आ गया। तो क्योंकि उसको प्रोबेबिलिटी का रेशो निकालना था और रेशो में उसने ऊपर कौन सा रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट टू पार्टिकल आर इन अ सेम स्टेट, तो इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है भैया, 0 है, आंसर विल बी, अब 0 के नीचे कुछ भी होना यार, 0 के नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बोलो गाइज, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को नोट करते चलना, ठीक है जी, मेरी बातों को आप कृपया करके नोट करते चलना। ले भैया, ESIR नेट 2014 दिसंबर का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, द माइक्रो स्टेट्स, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मतलब W दैट आर पॉसिबल फॉर टू पार्टिकल्स, मींस n कितने हैं जी, 2, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट मतलब m कितने हैं जी, 4, सच दैट रिजल्टिंग वेव फंक्शन इज एंटीसिमेट्रिक, विच मींस यहां पे अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज नोन एज फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स वाला, राइट आजा लगा देते हैं। तो W इज वॉट, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, लगा दो जी, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट, इट बिकम 6, तो 6 इज एन आंसर, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, 4 नंबर, राइट गाइस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने अभी FD स्टैटिस्टिक्स बोली, ऐसी ही अगर मैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स दैट इज व्हाट B स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको भी अपन नोट कर सकते हैं। ये FD के लिए हो गया, अब मैं लिखता हूं जी दूसरा, BE स्टैटिस्टिक्स। तो इस BE स्टैटिस्टिक्स में भी अपने पास एक फॉर्मूला होता है विच इज W इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन भाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें भी डायरेक्ट आ सकता है सवाल, है ना, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि कहीं ना कहीं अपने पास जो मेरे पास W है विच इज m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, m दे देगा n दे देगा और डायरेक्ट W पूछ लेगा, बट सवाल में क्या मेंशन करेगा, बोसोन। अब ये तो सारे फॉर्मूलेज हो गए। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, जिसपे 2 सवाल है नेट के, ठीक है, याद करो अभी अपन ने ना एक डिस्टिंग्विशेबल के लिए फॉर्मूला लिखा था, कौन सा, ऑक्यूपेंसी वाला, कैसा दिखता है वो, दैट इज n फैक्टोरियल पाई आई जी आई टू दी पावर ni अपॉन में ni फैक्टोरियल। पक्का ऐसे दिखता है जी, बिल्कुल पक्का ऐसे दिखता है, ठीक है। अगेन अगर मैं, ये तो डिस्टिंग्विशेबल के लिए हो गया, अगर मैं आपसे कहता हूं ना इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए, तो इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए डीजेनरेसी वाला फॉर्मूला कैसे नजर आएगा, तो इस बात को लिखने के लिए दैट मींस डिस्टिंग्विशेबल के लिए अगर ये फॉर्मूला है तो इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना ये इसका प्रॉपर्टी भी होता है ना। तो जब भी मैं डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल जाऊंगा n फैक्टोरियल का डिवाइड होगा। हालांकि अपन इसको भी डिराइव करते हैं, इन सारी बातों को अपन डिराइव करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल अपन कहीं ना कहीं डिवाइड कर देंगे तो डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाएगा। देख कैसे, तो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देगा तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आई जी आई टू दी पावर एन आई अपॉन में एन आई फैक्टोरियल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए लगेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए। इसके अलावा भी एक पॉइंट जो आपको नोट करके रखना है, नोट करके गाइस, ये सवाल है नेट का 2015 का
कि हाँ अगर मैं डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल जाता हूं तो इनडिस्टिंग्विशबिलिटी बेसिकली क्राइटेरिया क्या है ना, कंडीशन क्या है, तो अपन n फैक्टोरियल का डिवाइड करते हैं, दैट्स इट। यही ऑप्शन में दे रखा था। अगेन आपको यहां पे एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं, क्योंकि अपन फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अगर फैक्टोरियल बड़ा हो, दैट इज फॉर एग्जांपल ln n फैक्टोरियल हो, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं n ln n माइनस n। इसका मतलब सर लेट सपोज अगर आप कहते हो 100 फैक्टोरियल है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे 100 ln 100 माइनस 100 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। इसको हम कहते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आई होप सो ये वाली बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए एक फॉर्मूला है। दिस इज व्हाट एफडी स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमने जो आज की क्लास में सीखी, दैट इज व्हाट रिलेटेड टू एमबी स्टैटिस्टिक्स। अब अगली क्लासेस में जो भी अपन पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट द स्टोरी ऑफ पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स फीचर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टीशन फंक्शन और उसके फीचर वाली कहानी पढ़ेंगे। फिर उससे भी मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया, थर्मोडायनामिक एंटिटी से रिलेट करेंगे, फिर डिफरेंट मोशन से रिलेट करेंगे। तो आई होप सो गाइज, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, यहाँ पे मैंने अभी सवाल ऑलमोस्ट सारे करवा दिए, बट एक दो जो भी रह गए होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। ठीक है, रिलेटेड टू दिस स्टैटिस्टिक्स पार्ट, है ना। तो अपन को स्टैटिस्टिक्स में सारे फॉर्मूलेस याद रखने हैं। अगेन सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे करना है उसको ध्यान में रखना है, और ये सारी बातें आपको इसी पूरे लेक्चर में मैंने आपको सिखाई हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप सो ये सारी बातें, ये सारी जो भी अपन ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ये आपको समझ आए होंगे। आपको सारी बातें बहुत मदद करेंगी एग्जाम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस देखने के लिए, थैंक यू सो मच।